Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss about Insight IS monthly compilation of August 2020, okay, particularly of August 2020. And here we are going to discuss about the international relation part, okay, the topic of a international relation, ठीक है. I have already uploaded the video on the polity and the constitution part, and I'm going to share the link in the description, so please go and refer that part. Okay, and today we are going to discuss about the international relation, and there are particularly four topics from this part. Okay, so let's start. Starting with the first news of इंडिया मालदीव बायलैटरल रिलेशन. ओके, तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं विद द मालदीव्स टू हेल्प द आइलैंड नेशनल डील. ठीक है, जो आइलैंड नेशन है उनको हेल्प करने के लिए मतलब पर्टिकुलरली मालदीव्स के साथ इंडिया ने एक मेजर्स लिए हैं. ठीक है, कनेक्टिविटी मेजर्स लिए हैं विद द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ऑफ कोविड-19 के पैंडमिक जो चल रहा है, तो उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हैंडल करने के लिए इंडिया ने ये मूव लिया है. ठीक है, तो ये क्या मूव लिया है या क्या जो मेजर्स ली है वो देखते हैं. ठीक है, तो रिसेंटली इंडिया ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है. ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं, जो है एयर बबल एग्रीमेंट. ठीक है, तो एयर बबल एग्रीमेंट वो होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द travel a direct ferry service and a submarine cable for a टेलीकॉम कनेक्टिविटी. ठीक है, जो एयर बबल एग्रीमेंट है वो है कि ट्रैवल हो या कोई मतलब समराइन सर्विस रिलेटेड हो या कोई डायरेक्ट जो फेरी सर्विस है, ठीक है, उसका केबल प्रोवाइडेशन फॉर द टेलीकॉम कनेक्टिविटी. ठीक है, तो रिसेंटली देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो असिस्टेंस है फॉर द ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए यूएस नियर यूएस डॉलर जो है नियरली अबाउट 500 मिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है टू कनेक्ट द माले टू द थ्री नेबरिंग आइलैंड. ठीक है, तो कौन से थ्री नेबरिंग आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए, विलिंगिली, ओके, थाइलाफुसी एंड गुलीफाऊ आइलैंड. ठीक है, इसके लिए तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इट विल बी द one of the most, or we can say that it will be the largest सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स. ठीक है, और देखा जाए तो जो यूएस डॉलर नियरली अबाउट 400 मिलियन है, उसकी लाइन ऑफ क्रेडिट है. ठीक है, कम इन द एडिशन टू द प्रीवियस एलओसी ऑफ अ 800 मिलियन डॉलर दैट वाज अनाउंस इन 2018. ठीक है, इसके मतलब 2018 में जो एलओसी ये हुई थी तो वो थी नियरली 800 मिलियन डॉलर की. तो अभी उसके एडिशन में जो 400 मिलियन डॉलर ऐड किया गया है. ठीक है, तो अभी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट अ ग्रांट, वो ग्रांट नहीं होता है पर एक टाइप ऑफ सॉफ्ट लोन बोल सकते हैं जो प्रोवाइड किया जाता है ऑन कंसेशनल इंटरेस्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक कंसेशनल इंटरेस्ट के तरीके से एक सॉफ्ट लोन दिया जाता है, एंड विच हैज़ टू बी रिपेड बाय द बोरोविंग गवर्नमेंट. एंड जो जिस गवर्नमेंट ने बोरो किया है या जिस कंट्री ने बोरो किया उसके गवर्नमेंट को बाद में वो रिपे करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद जो एयर बबल एग्रीमेंट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है वो जानते हैं. तो एयर बबल जो एग्रीमेंट है उसको हम ट्रांसपोर्ट बबल भी बोल सकते हैं. एक टेम्प्रेरी एग्रीमेंट है किसी भी दो कंट्री के बीच में जो एम करता है कि जो कमर्शियल जो पैसेंजर सर्विसेज है, ठीक है, व्हेन द रेगुलर जो इंटरनेशनल फ्लाइट से जो अभी रिसेंटली जो कोविड-19 की वजह से सस्पेंड हो गई है. ठीक है, तो इस जो प्रोजेक्ट है या एग्रीमेंट है एयर ट्रैवल एग्रीमेंट, एयर बबल एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके वजह से हम रिस्टार्ट कर रहे हैं कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज. ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, ये जो एग्रीमेंट रहेगा वो रेसिप्रोकल इन नेचर रहेगा. इसका मतलब रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है कि बोथ कंट्री, जो भी कंट्री ये एग्रीमेंट साइन करेगी, बोथ को सिमिलर मतलब जो है बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है, तो रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है एयर बबल एग्रीमेंट काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि अफगानिस्तान, कनाडा, फ्रांस, मालदीव्स, कतार,
यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है, यूएई एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, ओके, दिस वन। एंड नेक्स्ट, अभी जो मालदीव्स है वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। सबसे पहले हम लोकेशन जानते हैं इस फिगर से, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया का पार्ट है, ठीक है, तो मालदीव्स कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जो है पार्ट है वो मालदीव्स का है, ठीक है। अभी जो लोकेशन हम देख सकते हैं कि जो इंडिया के काफ़ी मतलब क्लोज में मालदीव्स है, ठीक है, तो इसके वजह से उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत हो जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखा जाए तो जो मालदीव्स है, ठीक है, जो मालदीव्स है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इट अलाउ द पोटेंशियल इट्स पोटेंशियली अलाउ अ थर्ड नेशन नेवल प्रेजेंस इन द एरिया, ठीक है। तो इसके वजह से एक थर्ड नेशन के जो नेवल प्रेजेंस इस पर्टिकुलर एरिया में वो मतलब एक पोटेंशियल है मालदीव्स का कि वो ला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। उसके साथ साथ जो है मालदीव्स है वो एक सिचुएटेड हब है जहाँ पे कमर्शियल सी लेंस, ठीक है, रनिंग इन द इंडियन ओशन रीजन। जिससे हम जानते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो ब्लू कलर का जो है पूरा रीजन वो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है। जो इंडियन ओशन रीजन में जो मालदीव्स का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक वो उसको हम बोल सकते हैं कमर्शियल हब है, ठीक है, फॉर द सी लेंस। एंड देखा जाए तो 97% ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल ट्रेड है बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू पास होता है इस रीजन से, ठीक है। इसके लिए वजह से भी जो मालदीव्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो इंडिया के जो एम्बिशन है कि जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, जो इंडिया का एम्बिशन है कि जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, उसमें एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर करके एक्ट करे, ठीक है। उसके साथ साथ एंड इट्स कॉल फॉर अ क्लोज मिलिट्री एंड अ नेवल टाइज विद मालदीव्स। अगर इंडिया के क्लोज और मिलिट्री टाइज और नेवल टाइज रहे मालदीव्स के साथ, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का इंटरेस्ट है इंडियन ओशन रीजन में वो भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और चाइना का जो अभी रिसेंटली क्या देखा गया है कि चाइना की मतलब चाइना जो है वो काफ़ी मतलब चाइना की जो काफ़ी सारे फुटप्रिंट मतलब चाइना का जो काफ़ी सारे इंटरफेरेंस मालदीव्स रीजन में दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि जो चाइना है उन्होंने एक एम्बेसी ओपन की है, ठीक है, इन आइलैंड नेशन, ओके, इन 2011, एंड जिसके वजह से it become more important to have a geopolitical and strategical important for India to maintain its presence in Maldives, ठीक है। अभी ओवरव्यू देखते हैं कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन कैसे हैं। तो स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट, इन द ईयर 1981, ठीक है। और जो इंडिया है वो मालदीव्स में फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है मालदीव्स का, ठीक है। और जब इन द ईयर ऑफ 1974, जब 1974 में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने लोन असिस्ट किया था टू द मालदीव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ अ आइलैंड रिजॉर्ट हो या एक्सपोर्ट ऑफ अ मराइन प्रोडक्ट एंड एंटरप्राइज। इसके वजह से जो मालदीव्स का जो रिलेशन इंडिया से वो काफ़ी पहले से ही रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिलेशन में हमने ये 2 पॉइंट्स देखे। बाद में देखते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन। अभी डिफेंस कोऑपरेशन में क्या है, जैसे हम जानते हैं कि ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस जो हुआ था 1988 में, तब ऑपरेशन कैक्टस में क्या था कि जो इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने प्रिवेंट किया था जो कप्स इन मालदीव्स थे, ठीक है। तो एंड द डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, जिसके वजह से मेजर कोऑपरेशन है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। एंड इंडिया ने उसके साथ साथ जो काफ़ी सारे लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर द मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज, जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्सेस है उनके लिए काफ़ी सारे जो मतलब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया ने प्रोवाइड की है। एंड मीटिंग अराउंड 70% ऑफ द डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, जो 70% ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इंडिया के थ्रू दिया गया है, ठीक है। और जो इंडिया आर्मी और जो मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने एक उनके मतलब उन दोनों ने मिलकर कंडक्ट की थी एक एक्सरसाइज जिसका नाम था इक्वेरिन, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स इन द मालदीव्स लैंग्वेज सिंस 2009, ठीक है। अभी डेवलपमेंट असिस्टेंस के रिलेटेड देखते हैं कि मालदीव्स और इंडिया में क्या रिलेशन है।
तो जो इंडिया है काफ़ी सारे डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट जैसे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हो या मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है, इस सारे के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी मतलब जो इंडिया का असिस्टेंस रहा है। उसके साथ साथ जो ग्रांट फॉर द प्रोजेक्ट अंडर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट सच एज एम्बुलेंस हो या कन्वेंशनल सेंटर्स हो या ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो या पुलिस स्टेट अपग्रेडेशन हो, इस सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी ग्रांट मतलब जो है उसमें भी असिस्टेंस रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब जो मालदीव्स में सुनामी आई थी, ठीक है, 2004 में, और इसके साथ साथ जो मालदीव्स में क्राइसिस हुए थे, मतलब मालदीव्स में पर्टिकुलरली माले में 2014 में जो वाटर क्राइसिस हुए थे, तो उसमें भी इंडिया ने प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है with a high level of community impact and participation in the area of a livelihood and economic generation, health, education, gender and a climate, child empowerment, स्पोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है वो मेनली फोकस करता है कि जो हाई लेवल कम्युनिटी इम्पैक्ट है, जैसे कि पार्टिसिपेशन हो काफ़ी सारी एरियाज़ में, जैसे कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाइल्ड एम्पावरमेंट हो, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये हाईली लेवल ऑफ अ कम्युनिटी इम्पैक्ट एंड पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड इंडिया ने ये जो प्रोजेक्ट है अलॉन्ग विद द मालदीव्स, उसने अफगानिस्तान और भूटान के साथ भी साइन हुआ है, ठीक है। अभी पीपल टू पीपल रिलेशन कैसे है इंडिया और मालदीव्स के बीच में वो देखते हैं। तो इंडिया जो है, इंडियंस जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपार्टिस कम्युनिटी इन द मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स में जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें से इंडिया जो है, जो बाहर से आई जो कम्युनिटी है, तो इंडियंस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है मालदीव्स में, ठीक है। और जो 25% ऑफ डॉक्टर्स एंड टीचर्स हैं इन द मालदीव्स वो भी इंडियन नेशनल के हैं, ठीक है। और इंडिया ने काफ़ी सारी जो स्कॉलरशिप है मालदीव स्टूडेंट्स को ऑफर की है। उसके साथ साथ जो है इंडिया जो कल्चर सेंटर है माले में इनॉग्रेट किया था 2011 में, जहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज जैसे हो योगा हो या क्लासिकल डांस हो वो भी कंडक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल कमर्शियल फिल्म से या टीवी सीरियल्स या म्यूज़िक से इंडिया के, वो भी मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जो मालदीव्स गवर्नमेंट है उन्होंने जो मालदीव्स का हायर ऑनर जो है, जिसको हम रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ठीक है, ये जो अवार्ड है वो पीएम को ऑफर किया था 2019 में, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि इंडिया और जो मालदीव्स में है काफ़ी सारे मतलब रिलेशन जो है उसका एक ओवरव्यू देख लिया, स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक रिलेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड पीपल टू पीपल रिलेशन, ठीक है। अभी चैलेंजेस क्या है, रिसेंटली चैलेंजेस देखा जाए तो जो मालदीव्स का है, मालदीव्स जो है उसका रिलायंस ऑन चाइना मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसके और हम जैसे जानते हैं कि इंडिया और चाइना का उतना रिलेशन अच्छा नहीं है, जिसके वजह से दिस कैन रेज टू द कंसर्न अबाउट चाइनीज़ डेप ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन मालदीव्स भी जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है इज़ अ येट टू टेकन अ फर्म फुटिंग इन इज़ अ कॉज ऑफ अ कंसर्न एज इट विल इम्पैक्ट द इंडियन रिलेशन, ठीक है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इन मालदीव्स एज जो डेमोक्रेसी है इज़ येट टू बी फर्म फुटिंग, ठीक है, इन द thus it is a cause of concern because it can impact the relation of India, ठीक है। उसके साथ साथ हम देखे जाए तो इंडिया मतलब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सिक्योरिटी है ऑफ इंडियन ओशन रीजन, जैसे कि इंक्रीजिंग इन रेडिकलाइजेशन, ओवर 200 मालदीवियंस रिपोर्टली ज्वाइन द इस्लामिक स्टेट, ठीक है। एंड दस ये जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं चैलेंज रह सकते हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में, ठीक है। हम देखते हैं कि इंडिया के आउटरीच क्या है ऑन टू द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। जस्ट अ मिनट।
तो सबसे पहले हम देखे जाए तो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन सागर। ठीक है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये सागर का एक जो मिशन है लॉन्च किया है इंडिया ने, जो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू द इंडियन ओशियन रीजन। नेशन जो है इंडियन ओशियन के पास में जो नेशंस है उनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए मिशन सागर लॉन्च किया था। ठीक है, उसके साथ साथ आईएनएस जो केसरी है, ठीक है, केसरी, उसने डिपैच फ्रॉम मालदीव्स, मॉरिशियस, शेचिली, मदागास्कर एंड कोमोरस। ठीक है, टू प्रोवाइड फूड आइटम्स, कोविड रिलेटेड मेडिसिन। ठीक है, तो आईएनएस जो केसरी है वो भी डिस्पैच हुआ था माले, ठीक है, सॉरी, मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशली, मदागास्कर एंड कोमोरस में, जहाँ पे उन्होंने फूड आइटम्स और जो कोविड-19 रिलेटेड जो मेडिसिन है वो भी प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं कि बोथ जो कंट्रीज़ है नीड टू बी इन्हांस द रीजनल कोऑपरेशन बाय यूजिंग द कॉमन प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों कंट्रीज़ को जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हो या उसके साथ साथ जो इंडियन ओशियन नेवल साइपोसियम हो, तो इस सारे मतलब जो कॉमन के प्लेटफॉर्म है उन दोनों को इस कॉमन प्लेटफॉर्म में प्रॉपरली मतलब उनकी जो रिलेशन है रीजनल कोऑपरेशन को इन्हांस करना चाहिए। उसके साथ साथ हम जैसे जानते हैं कि इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिसी है ऑफ मालदीव्स एंड द इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी है, उसमें मालदीव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और है अभी भी, जिसके वजह से जो इंडिया और मालदीव्स की जो मतलब रिलेशन है उसको प्रॉपरली मतलब मैनेज होते रहना चाहिए और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होने के वजह से मालदीव्स रिलेशन या में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, हम ऐसे इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द इंडिया वियतनाम। अभी इंडिया वियतनाम के बीच में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, ऑन द बायलैटरल जॉइंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। ठीक है, ये बायलैटरल जॉइंट कमीशन ऑन अ ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एक 17 मीटिंग थी जो इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई थी। अब हाइलाइट्स क्या थे इस मीटिंग के, हम देखते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हाईलाइट, इकोनॉमिक एंड डिफेंस एंगेजमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एंड डिफेंस एंगेजमेंट में है जो इंडिया और वियतनाम ने एग्री किया है कि वो ऐड करें न्यू मोमेंटम टू देयर इकोनॉमिक एंड डिफेंस एंगेजमेंट। अलॉन्ग विद दिस, एक्सप्लोर क्लोज कोऑपरेशन इन द सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, मराइन साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो इंडिया और वियतनाम ने मतलब काफ़ी सारे इकोनॉमिक और डिफेंस एंगेजमेंट मतलब न्यू मोमेंटम एग्री किया है कि वो लाए। उसके साथ साथ जो काफ़ी सारे फील्ड सेक्टर्स हैं उसमें भी क्लोजर कोऑपरेशन लाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जो भी सेक्टर्स कौन से सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर्स हो, स्पेस हो, मराइन साइंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया ने काफ़ी पहले ही अनाउंस किया था लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अभी ये जो अमाउंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतना है ध्यान में रखिए कि इंडिया ने अनाउंस किया था लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द प्रोक्रूटमेंट ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उसके साथ साथ वियतनाम इज़ नेगोशिएटिंग विद इंडिया फॉर बोथ ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल। तो वियतनाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा निगोशिएट कर रहा है इंडिया को वो जो मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस और आकाश जो मिसाइल है उसके लिए। अभी कोऑपरेशन एंड मल्टी लैटरल एंड रीजनल फोरम देखा जाए, इसमें है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे जो वियतनाम और इंडिया है वो दोनों जो है नॉन परमानेंट मेंबर करके इलेक्टेड हो गए 2021 में। ठीक है, तो इसके वजह से हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन व्यू है दोनों कंट्रीज़ का ऑन मेनी ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज़। इसलिए बोथ एग्री टू स्टेप अप कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एट द इम्पोर्टेंट रीजनल फोरम। ठीक है, अंडर द एशियन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके वजह से मतलब इन दोनों का मतलब काफ़ी सारे कन्वर्जेंस ऑफ व्यू है इन अ ग्लोबल एंड द रीजनल इश्यूज़, जिसके वजह से उन्होंने काफ़ी सारी जो कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन है काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट रीजनल फोरम्स हैं जैसे कि एशियन फ्रेमवर्क में। ठीक है, उन्होंने दोनों ने स्टेप अप किया है। और उसके साथ साथ जो वियतनाम है हैज़ सपोर्टेड इंडिया bid to become a permanent member of a UN Security Council and join a Asia Pacific इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि थर्ड जो हाईलाइट थी इस मीटिंग का वो क्या थी कि इंडो पैसिफिक। तो बोथ कंट्री ने एग्री किया है कि वो इन्हांस करेंगे बायलैटरल कोऑपरेशन इन द लाइन विथ इंडिया इंडो पैसिफिक
ओशन इनिशिएटिव में, मतलब एंड एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक में, ठीक है। तो जो दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि वो जो इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ठीक है, IPOI, और एशियन आउटलुक ऑन स्पेसिफिक इंडो स्पेसिफिक, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसको वो दोनों मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो प्रॉपर्ली इन्हांस करेंगे, ठीक है, विद द बायलैटरल कॉपरेशन, जिसका मेन एम है कि वो टू अचीव द सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड द ग्रोथ इन दैट रीजन, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था इन 2019 बाय द प्राइम मिनिस्टर एट ए ईस्ट एशिया समिट जब हुई थी वहाँ पे। इस इनिशिएटिव का मेन 7 पिलर्स हैं। अभी हम 7 पिलर्स कौन से वो देखते हैं। तो 7 पिलर्स इंक्लूड marine security, marine ecology, maritime ecology, maritime security, maritime resources, capacity building, resources sharing, disaster risk reduction and management, science technology, academic cooperation, trade connectivity and a maritime transport, ठीक है। और एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, अभी एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक क्या है। इट इज़ मेन टू इन्वेसाइज द एशियन सेंट्रलिटी एज द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इस आउटलुक का मेन एम है कि वो इन्वेसाइज करे कि जो एशियन सेंट्रलिटी है और उसके साथ साथ जो मतलब प्रमोट करे कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक के रीजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है वियतनाम और इंडिया के रिलेशन, ठीक है। इंडिया और जो वियतनाम है वो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो वियतनाम इज़ अ कोर पार्टनर ऑफ इंडिया इन एशियन एंड अ क्रिटिकल पार्टनर इन अ लुक फॉर एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया का जो कोर पार्टनर रहा है वियतनाम इन एशियन एंड जो क्रिटिकल पार्टनर रहा है इन द लुक एंड ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसमें जिसका मेन एम है कि जो हिस्टोरिकली जो टाइज चलते आ रहे हैं विद द कंट्रीज इन साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में, वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब वो एक स्ट्रेंथन करे, ठीक है, टू कंटेन चाइना, ठीक है। तो वियतनाम ड्यू टू इट्स क्रिटिकल जोग्राफिकल लोकेशन इज इन द नेबरहुड ऑफ अ चाइना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो वियतनाम है उनकी जो लोकेशन है वो मतलब एक हम बोल सकते हैं क्रिटिकल जोग्राफिकल लोकेशन है विद द नेबरहुड ऑफ अ चाइना, जिसकी वजह से मतलब चाइना जो है मतलब काफ़ी सारी फ्यूचर स्ट्रैटेजी उस कंट्री में वो देख सकती है। एंड दस इंडिया एंड चाइना हैज़ बिल्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो इंडिया और चाइना का मतलब इंडिया और वियतनाम का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो जो इंडिया और वियतनाम है उन्होंने एक मतलब काफ़ी सारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब बिल्डअप की है, जैसे कि इंटेंसिव कोऑपरेशन ऑन बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर, इनहेंसिंग रीजनल सिक्योरिटी, फाइटिंग टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मतलब जो है फैक्टर्स में, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड वियतनाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वियतनाम हैज़ रीच हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर, ठीक है। वियतनाम में रिच हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर है और वियतनाम इज ऑल्सो कीन फॉर इंडिया टू एक्सपांड इट प्रेजेंस इन द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन साउथ चाइना सी, ठीक है। तो इंडिया को मतलब एक्सपांड करने के लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन द साउथ चाइना सी के लिए वियतनाम ने वहाँ पे मतलब क्लेम किया, मतलब वियतनाम हैज़ गिवन अ राइट, ठीक है। तो जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक सेक्टर में देखा जाए तो इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर विद वियतनाम एंड अंडर द मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो फ्रेमवर्क है, तो इंडिया ने हैज़ टेकअप क्विक impact project having short gestation period bringing direct benefit to the community at the grassroots level, ठीक है। तो जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है जिसका एक मतलब शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड रहेगा और डायरेक्ट बेनिफिट जो रहेगा वो कम्युनिटी जो ग्रासरूट लेवल को मिलेगी, उसमें भी जो इंडिया का रोल रहा है अंडर द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, वहाँ पे भी इंडिया का मेजर रोल रहा है अलॉन्ग विद द वियतनाम, ठीक है। अभी इंडिया और वियतनाम की रिलेशन कैसे स्टार्ट हुई, तो देखा जाए कि इंडिया और वियतनाम का स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो जब कोल्ड वॉर हुआ था जिसके बाद मतलब 1950 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो इंडिया ने सपोर्ट किया था वियतनाम की इंडिपेंडेंस को फ्रॉम द फ्रांस, ठीक है। और ऑब्जेक्शन क्या रहा टू द US इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मतलब इंडिया ने अपोज किया था US का इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम इन 1960। उसके साथ साथ इंडिया ने इनिशियली मेंटेन करते थे
कंसुलेट लेवल का जो रिलेशन है विद द नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। एंड इन द ईयर 1972 उन्होंने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन वियतनाम के साथ इस्टेब्लिश कर दी। और देखा जाए तो इन दोनों कंट्रीज़ ने इन 2007 में मतलब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रिलेटेड और फर्दर अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2016 को मतलब एक इस्टेब्लिश कर दी। उसके साथ साथ जो इंडिया सीन्स वियतनाम एज अ पाइवोटल स्टेट इन अ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, तो वियतनाम को काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट दिखता है, इम्पोर्टेंस देते हैं इंडिया, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है मेक इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक ऑपरेशन, कल्चरल टाइज एंड डेवलप अ स्ट्रैटेजिक रिलेशन विद द कंट्रीज इन द एशियन पैसिफिक रीजन। तो एशियन पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनको मतलब एक कल्चरल ट्राई हो या इकोनॉमिक ऑपरेशन हो या डेवलप कर एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप अलॉन्ग विद दिस गो थ्रू अ कंटिन्यूस एंगेजमेंट एट अ बायलैटरल रीजनल एंड मल्टीलैटरल लेवल, ठीक है। अभी चैलेंजेस क्या है इंडिया और वियतनाम के रिलेशन में? तो जैसे देखते हैं साउथ चाइना सी, ठीक है, जो वियतनाम है जो इन्वॉल्व है टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद द चाइना, ठीक है, ओवर द साउथ चाइना सी में, ठीक है। और इंडिया को जो है इंडिया एंगेज है ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में जो एरिया है सी का जो वियतनाम ने उनको क्लेम किया है, ठीक है। जिसकी वजह से जो साउथ चाइना सी से रिलेटेड मतलब इंडिया और वियतनाम और चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके वजह से काफ़ी मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक चैलेंज रह सकता है इंडिया और वियतनाम के रिलेशन को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कल्चरल गैप। अभी कल्चरल गैप में ऐसा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट कल्चरल कस्टम एंड लैंग्वेज गैप बिटवीन द पीपल ऑफ बोथ कंट्री। जो इंडिया और जो वियतनाम के पीपल है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है रिलेटेड टू कल्चरल हो, कस्टम हो या लैंग्वेज में। और इंडिया इज़ मच क्लोजर टू द भूटान, ठीक है, भूटान हो या कंबोडिया हो, ठीक है, सॉरी इंडिया इज़ मच क्लोजर टू द थाईलैंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इंडिया जो है बहुत मतलब उनकी जो क्लोज रिलेशन है थाईलैंड की, और राइट फ्रॉम द बुद्धिज़्म हो, हिंदुज़म हो या ब्राह्मिकल राइट हो। और जो कंबोडिया है, ठीक है, एंड ऑल्सो कंबोडिया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वियतनाम। मतलब इंडिया का रिलेशन थाईलैंड और कंबोडिया से ज़्यादा क्लोजर है एज़ कम्पेयर टू वियतनाम। और कनेक्टिविटी देखा जाए तो जो दो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकली अपार्ट हैं। तो ये कहीं ना कहीं नॉट ओनली टूरिज़्म बट ऑल्सो इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उनको भी मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अलॉन्ग विद द टूरिज़्म भी इम्पैक्ट कर सकता है। एंड बिजनेस एक्सचेंजेस ऑल्सो। जो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड है उनका टायर लैटरल हाईवे विल अलाउ द इंडियन गुड टू रीच साउथ ईस्ट एशिया विच इज़ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जो इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का एक हाईवे रिलेटेड ट्राइलैटरल प्रोजेक्ट है जो अलाउ करता है इंडिया गुड्स को टू रीच द साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे जो है कुल लिंक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड लाइक द वन लिंकिंग थाईलैंड विद द वियतनाम पोर्ट, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रीज़ का जो प्रोजेक्ट है वो मतलब जो हाईवे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो लिंक करता है थाईलैंड विद द वियतनाम पोर्ट, ठीक है। तो ये देखा जाए तो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्टली जो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच में उससे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है वियतनाम और इंडिया के बीच में। इंडस्ट्रीज के बारे में देखा जाए तो इंडिया जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं रिलेटेड टू द लैंड एक्विजिशन इन द वियतनाम, ठीक है। वे फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि इंडिया और वियतनाम जो है उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी वजह से की है कि वो मेंटेन कर सकते हैं पीस और स्टेबिलिटी नॉट ओनली इन द साउथ एशिया रीजन बट ऑल्सो एंटायर इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस बाय एक्सप्लोरिंग ए डिफरेंट एरियाज़, ठीक है, जैसे डिफरेंट एरियाज़ हो जैसे आईटी हो, एग्रोकेमिकल हो, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो, इसमें इस सारे एरियाज़ में भी इन दोनों कंट्री को काफ़ी सारे मतलब वो क्लोज रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वो दोनों एरियाज़ जो बाकी भी एरियाज़ में वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो टाइज़ है, ठीक है, विद वियतनाम विद द स्टीपिंग रियलाइजेशन ऑफ अ सागर, जो सागर जो मिशन है उसके वजह से एक म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा दोनों कंट्रीज़ को, ठीक है। और उन दोनों के बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो ब्लू इकोनॉमी एंड द ओशियन सिक्योरिटी में भी दोनों में मतलब दोनों को भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? रिसेंट न्यूज़ में ऐसा था कि जो यूएई है एंड इज़राइल है उन्होंने साइन किया है यूएस ब्रोकन एग्रीमेंट
दैट कम टू बी नोन एज द अब्राहम अकॉर्ड, जिसका मेन एम है टू इस्टेब्लिश अ फॉर्मल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्ड, तो जो यूएस और इसराइल है will establish a formal diplomatic relation, and in exchange Israel will suspend its plan to annex पार्ट ऑफ ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये अकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो यूएई है और इसराइल है वो दोनों का मतलब फॉर्मल एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। एंड इसके एक्सचेंज में क्या होगा, जो इसराइल है उस उनका जो प्लान है कि वो ऑक्यूपाइड वेस्टर्न पार्ट को एनेक्स करने का, वो कहीं ना कहीं मतलब इस जो एग्रीमेंट के बाद वो सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। अभी वेस्ट बैंक क्या है और इसराइल यूएई का इशू क्या है वो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी यूएई देखे जाए, यूएई मतलब विल बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू इस्टेब्लिश अ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद इसराइल, ठीक है। यूएई बनेगी फर्स्ट कंट्री जो गल्फ कंट्री जो इस्टेब्लिश करे एक डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद इसराइल। अभी गल्फ कंट्रीज़ में कौन से कंट्रीज़ है देखे जाए तो गल्फ कंट्री में 7 अरब स्टेट्स आते हैं, ठीक है। वो दैट इंक्लूड पर्शियन गल्फ, ठीक है, बॉर्डर विच ऑफ अ पर्शियन गल्फ नेमली बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है। ये कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। और जो यूएई है विल बिकम द थर्ड अरब नेशन जो रिकॉग्नाइज इसराइल आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन, ठीक है। थर्ड नेशन बनेगा, ठीक है, जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया मतलब फॉर द फ्रेंडली मतलब रिलेशन, फ्रेंडली मतलब इन केस ऑफ अ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक, ओके, आफ्टर द इजिप्ट एंड द जॉर्डन। From a decade, there has been a consensus among many Arab and a Muslim majority state that they will not end a state of a hostility with Israel until it agree to deal guaranteeing statehood to the Palestine। तो काफ़ी डिकेड से बहुत सारे इशू चलते आ रहे हैं कि अरब और मुस्लिम जो मेजोरिटी जो स्टेट है कि वो एंड नहीं करेंगे जो इसराइल में मतलब फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करेंगे जब अंटिल इसराइल एग्री नहीं करता फॉर गारंटिंग अ स्टेटहुड टू द पैलेस्टाइन, ठीक है। अभी देखा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अरब और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द बेसिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये जो इशू है अरब और इसराइल का आपका यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हम बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सो इस इशू के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड देखते हैं कि अरब और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो इन 1995 में, ठीक है, हुसैन MC मैकमोहन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कंटेन ब्रिटिश सपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट अरब स्टेट फॉर अरब असिस्टेंट इन अपोजिंग अ ओटम एम्पायर, ठीक है। तो ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था अरब स्टेट को, ठीक है, एंड दे अपोज द ऑटम एम्पायर। एंड ड्यूरिंग द ईयर 1917 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रिटिश ने कैप्चर किया था पैलेस्टाइन फ्रॉम द ओटम एम्पायर आफ्टर द साइक पिकॉट एग्रीमेंट विद द फ्रांस। तो साइक पिकॉट एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके मतलब फ्रांस के साथ, ठीक है, जिसके बाद जो ब्रिटिश हैं उन्होंने कैप्चर किया था पैलेस्टाइन फ्रॉम द ऑटम एम्पायर, ठीक है। लेटर क्या हुआ 1917 में बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ जहाँ पे ब्रिटिश ने प्लेज किया था कि वो इस्टेब्लिश करेगा पैलेस्टाइन को एज अ होम नेशनल होम फॉर ज्यूज़, ठीक है। जो ज्यूज़ कम्युनिटी है उसको मतलब जो पैलेस्टाइन है उसको मतलब नेशनल होम बनेगा ज्यूस पीपल के लिए, ठीक है, ऐसे ब्रिटिश ने प्लेज किया था। तो बाद में क्या हुआ एंड आफ्टर दिस देयर राइज इन इमिग्रेशन ऑफ अ ज्यूज टू द मैंडेट ऑफ अ पैलेस्टाइन, देयर मतलब उसके बाद जो इमिग्रेशन है ज्यूज का वहाँ पे इंक्रीज़ होने लगा। एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, द प्रोजिक्यूशन ऑफ अ ज्यूज का मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में ज्यूज जो पीपल हैं उनको काफ़ी सारा प्रोजिक्यूशन फेस करना पड़ा बाय द निज़ाम जर्मनी, ठीक है, सॉरी नाजी जर्मन, ठीक है। एंड दिस गिव एंड मतलब ये कहीं ना कहीं एक मतलब काफ़ी जिसके वजह से प्रोजिक्यूशन फेस करने की वजह से जो स्टेट है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ ज्यूस है पैलेस्टाइन डिमांड फॉर द मतलब उनका सेपरेट स्टेटहुड के लिए वो डिमांड करने लगे। एंड दिस लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब एंड ज्यूस, उसको हम इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं एंड अरब इसराइल वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी 1947 में क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशन है
उनका वोटेड टू स्प्लिट द पैलेस्टाइन बिटवीन अरब एंड जूइस। तो पैलेस्टाइन को दो पार्ट में, मतलब दैट इज़ अरब एंड जूइस, मतलब इस मतलब स्प्लिट करे, ऐसे 1947 में यूनाइटेड नेशन में वहाँ पे वोटेड हुआ। तो इसको जो है ये मतलब ये जो वोट करने का और स्प्लिट करने का पैलेस्टाइन को, उसको जो है जूइस लीडर ने एग्री कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, पर अरब हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली जो अरब स्टेट्स हैं जैसे कि इजिप्ट हो, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान एंड सीरिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर विद द इज़राइल। ठीक है, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी इज़राइल के। तो इज़राइल वॉन द वॉर। ठीक है, इज़राइल ने वो वॉर जीत लिया एंड एक्सपांड किया इट्स टेरिटरी। उन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपांड की, रिड्यूसिंग पैलेस्टाइन टू जस्ट गाज़ा स्ट्रिप एंड अ वेस्टर्न बैंक। ठीक है, तो इज़राइल ने क्या किया, ये वॉर जो है अरब और इज़राइल के बीच में जो स्टार्ट हो गया, तो इज़राइल ने वॉर जीतने के बाद जो पैलेस्टाइन है उसका एरिया रिड्यूस करके गाज़ा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक तक ही सीमित कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैलेस्टाइन रेफ्यूजी क्राइसिस विच अल्टीमेटली लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ PLO। तो ये जो क्राइसिस चल रहे थे पैलेस्टाइन में, ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस, जैसे इमिग्रेशन बढ़ रहा था, जिसके वजह से एक न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ इन 1964, जिसका नाम था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर द सीरीज ऑफ अ वॉर, काफ़ी सारे वॉर जो हुए इजराइल और अरब स्टेट के बीच में इन द ईयर 1956, 1967 सिक्स डे वॉर उसको बोलते हैं, और 1973 यॉम कीपर वॉर। ठीक है, तो ये वॉर जो हुए, ठीक है, उस टाइम पे, उसके बाद जो है 1993 को जो PLO था, मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने साइन किया ओस्लो अकॉर्ड। ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड करके उन्होंने साइन किया। तो जिसके वजह से उस ओस्लो अकॉर्ड में क्या था, तो इज़राइल जो है दैट विल प्रोवाइड फॉर द पैलेस्टाइन इंटरमीन सेल्फ गवर्नमेंट इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो इज़राइल प्रोवाइड करेगा पैलेस्टाइन को एक इंटरमीन सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे इन द वेस्टर्न बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप। हाउएवर बाद में क्या हुआ, इज़राइल ने मतलब बैक ट्रैक किया एंड ही रिफ्यूज़ दैट द इज़राइल रिफ्यूज़ टू कंसिडर पैलेस्टाइन एज अ फ्री कंट्री। बाद में इज़राइल ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया एंड दस इन दोनों की जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगी एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, देयर राइज फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेटलमेंट बाय इज़राइल इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये इशू जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगा और इट लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेटलमेंट बाय इज़राइल इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। और बाद में क्या हुआ, इन 2011, ठीक है, पैलेस्टाइन ने लॉन्च किया डिप्लोमेटिक कैंपेन टू गेन अ मेंबरशिप इन UN फॉर द स्टेट ऑफ अ पैलेस्टाइन। ठीक है, तो खुल पैलेस्टाइन मतलब उन्होंने स्टेट मतलब होने के लिए जो है उन्होंने डिप्लोमेटिक कैंपेन ये किया, लॉन्च किया टू गेन अ मेंबरशिप इन ए UN। ठीक है, सेम ईयर में इट हैज़ एडमिटेड इन यूनेस्को एज अ फुल मेंबर। उसी साल में 2011 में जो पैलेस्टाइन है एडमिटेड एज अ यूनेस्को एज अ फुल मेंबर। एंड हाउएवर जो पैलेस्टाइन का स्ट्रगल है फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन है वो अभी भी जारी है। तो हम देखते हैं कि अभी इन सारे केस में जो इज़राइल है और अरब के नेशंस के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें सिग्निफिकेंस यूएस का क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यूएस का देखा जाए तो वैल्यूएबल ऑयल रिजर्व, ठीक है, वैल्यूएबल ऑयल रिजर्व, जैसे हम जानते हैं कि अरब स्टेट है ऑफ अ पर्शियन गल्फ, वो वहाँ काफ़ी सारे जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स है। ठीक है, और टू सीक मतलब जो यूएस है यूज टू सीक द एसिस फ्रॉम दैट। ठीक है, इसके वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और थ्रेट ऑफ अ टेररिज्म, तो यूएस हैज़ हाईलाइटेड अ थ्रेट ऑफ अ टेररिज्म from the Middle East as America major national security concern in the post Cold War। ठीक है, थ्रेट ऑफ टेररिज्म, ठीक है, जो यूएस को हाईलाइट हुआ है फ्रॉम द मिडल ईस्ट एज अमेरिकाज मेजर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में सस्टेनिंग फ्रीडम ऑफ अ नेविगेशन। ठीक है, जो यूएस को मतलब जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूएस टू रिक्वायर, मतलब यूएस हैज़ रिक्वायर्ड दैट जो नेवी है, ठीक है, तो उनका जो मतलब नेवी एंड फॉर द ग्लोबल कमर्शियल ट्रैफिक थ्रू थ्रू द मिडल ईस्ट मेजर मैरीटाइम पैसेजेस। ठीक है, जो पैसेज पास होते हैं जैसे कि स्टेट ऑफ होमरस हो, बल बाल बाल बैबले, सॉरी मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो स्विस कैनल है उसमें मतलब ये जो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नेवल रिलेटेड या मैरीटाइम रिलेटेड पैसेजेस पास होते हैं, जिसके वजह से यूएस के लिए वो जो रीज़न है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ईरान का जो इशू है, यूएस इंटेंड टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन। ठीक है,
इसके वजह से सिग्निफिकेंस है जो ये इशू चल रहा है अरब एंड ज्यूज़ के बीच में, या इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट या अरब इज़राइल वॉर, हम जो तीनों नाम उस इशू को बोल सकते हैं। तो इसके वजह से सिग्निफिकेंस है उस रीजन में यूएस का। ठीक है, अब देखते कि वाई अरब स्टेट आर एंगेजिंग विद इज़राइल। ठीक है, वाई, अब क्यों जो अरब स्टेट एंगेज कर रहा है विद इज़राइल। ठीक है, तो देखते हैं कि नीड टू ओरिएंट देयर इकोनॉमी। ठीक है, टू बिकॉज हम जैसे जानते हैं कि अरब जो है वहाँ पे मतलब जो पेट्रोल है या फ्यूल रिलेटेड इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, तो अरब को भी नीड है कि वो इन्वेस्ट करे टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो और इज़राइल है जो उस रीजन में एक ऐसे बोल सकते हैं कि इज़राइल एक्ट एज अ लीडर इन टेक्नोलॉजी इन द वेस्ट एशिया। ठीक है, एंड दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अरब नेशन। ठीक है, अरब को भी नीड है कि वो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करे या इन्वेस्ट करे, और इज़राइल है वो उस एरिया में काफ़ी हम लीडर के जैसे एक्ट करता है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। दस फॉर रीओरिएंटिंग द इकोनॉमी द अरब स्टेट नीड टू, मतलब उनकी नीड है टू एंगेज विद द इसराइल। ठीक है, इनहांस कोऑपरेशन विद इसराइल। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि वही मैंने अभी जो बताया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसराइल में है। ठीक है, इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे फील्ड में जैसे बायोटेक हो, हेल्थ केयर हो, डिफेंस में, साइबर सर्विलेंस से रिलेटेड, इसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी थ्रेट फ्रॉम रेडिकल सुन्नी एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, अरब स्टेट को रियलाइज़ किया है दैट द डेंजर इट पोजेस टू देम एज exemplified by the rise of a इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप। तो ठीक है, जो थ्रेट है फॉर द रेडिकल सुन्नी एक्सट्रीमिज्म के वजह से, इसके वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है कि जो अरब स्टेट है एंगेज हो रहा है विद द इसराइल। ठीक है, एंड नीड फॉर द काउंटर ईरान। ठीक है, काउंटर ईरान मतलब ईरान रिलेटेड जो इशू हो रहे हैं उस कंट्री में अरब पे, जो जिसके वजह से मतलब इम्पोर्टेंट हो रहा है कि वो इसराइल के साथ मतलब काफ़ी सारे एंगेज, मतलब दैट्स वाई द अरब स्टेट्स आर एंगेजिंग विद द इसराइल एंड नीड टू एड्रेस द थ्रेट ऑफ अ सैलिज्म और अ पॉलिटिकल इस्लाम। ठीक है, पॉलिटिकल इस्लाम मतलब जो थ्रेट है, जैसे हम जानते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसनेशनल कंसेप्ट ऑफ often embodied by the Muslim Brotherhood and one which certain Gulf Arab ruler view as an existentially threat to their dynastic monarchy। ठीक है, इस तरीके से इसके वजह से मतलब ये 4-5 पॉइंट जो मैंने अभी बताया, इसके वजह से दस द अरब स्टेट्स आर एंगेजिंग विद द इसराइल। अभी हम जानते हैं कि वेस्टर्न बैंक क्या है, तो वेस्टर्न बैंक जो है, ठीक है, वो लोकेटेड है ऑन द इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑन द जॉर्डन रिवर। ठीक है, एंड बॉर्डर विद इसराइल ऑन द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, एंड सिंस जब वॉर हुआ था 1967 को, 6 डे वॉर, वेस्ट बैंक हैज़ ऑक्यूपाइड बाय द इसराइल। ठीक है, बोथ मतलब वेस्ट बैंक जो था वो ऑक्यूपाइड हो गया था इसराइल को, एंड बोथ इसराइल और पैलेस्टाइन ही है जो असर्ट देयर राइट to the territory of a West Bank, and Palestine who live on the West Bank live under the Israel military rule। जो पैलेस्टाइनीज थे वो मतलब वेस्ट बैंक में जो रहते थे वो इसराइल की मिलिट्री रूल के अंडर रहते थे, एंड थोड़ा मतलब लिमिटेड उनको सेल्फ रूल का मतलब प्रावधान था। और ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेस्ट बैंक आर सम 132 इसराइल सेटलमेंट और 124 अनऑथराइज सेटलमेंट हैं। ठीक है, वेस्ट बैंक के एरिया में। व्हाट इज़ द जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, अभी क्या है इस एरिया का काफ़ी सारे कंट्रीज़ को रिलेटेड। ठीक है, मैं ये बाकी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंडिया सिग्निफिकेंस क्यों है वो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अभी मैं डिटेल में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि क्या सिग्निफिकेंस है इस एग्रीमेंट का। फॉर यूएई में क्या है, ठीक है, जो डील सिग्निफाइज करती है कि स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट ओवर द ईरान एंड एक्सेस फॉर द बेटर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बायोटेक, हेल्थ केयर, डिफेंस, साइबर सर्विलेंस। ठीक है, यूएई के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजिक एडवांसमेंट हो ओवर ईरान एंड एक्सेस टू द बेटर टेक्नोलॉजी हो काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है उसमें। फॉर इसराइल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसराइल गेट अ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक ओपनिंग विद द बिग पावर इन द गल्फ दैट कुल ओपन अदर डोर्स गिव अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो अगर इसराइल की मतलब जो डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक मतलब ओपन अप हो गया विद द गल्फ, ठीक है, जैसे गल्फ पावर के साथ, तो उनकी जो रिलेटेड मतलब उनके जो काफ़ी सारे उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन अप हो जाएंगे गिविंग टू द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, एंड फॉर द साउथ अरेबियन ब्लॉक्स, अभी साउथ अरेबियन ब्लॉक के लिए ये जियो पॉलिटिकल मतलब उनका सिग्निफिकेंस क्या है इस एग्रीमेंट का देखा जाए, तो जो ब्लॉक सीन इट्स इंटरेस्ट बींग अलाइन विद
दैट ऑफ यूएस एंड इसराइल, ठीक है, ब्लॉक का इंटरेस्ट दिखाया जाता है कि जो अलाइंग है वो यूएस और इसराइल के साथ, अलॉन्ग विद द सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन, वाइल अरब पावर हैज़ हिस्टोरिकली अपहेल्ड इज विडलिंग, ठीक है। एंड फॉर यूएस के लिए क्या है, यूएस इट अलाउ यूएस टू पाइवोट अवे फ्रॉम, मतलब जो ट्रम्प का जो पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान का फॉर रिजॉल्विंग द इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, वो अगर मतलब ये जो मैटर है वो अच्छे से सॉर्ट हुआ तो यूएस जो ट्रम्प का पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान फॉर रिजॉल्विंग द इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है वो फुलफिल हो जाएंगे, और दिस एग्रीमेंट विल कुल बी इंटरप्रेटेड एज अ काउंटर टू द ईरान चाइना डील्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो ईरान चाइना डील है उसको काउंटर करेगा, ठीक है, इंटरप्रेटेड टू बी टू एक्ट एज अ काउंटर। एंड फॉर द पैलेस्टाइन क्या है, अनलाइक द पास्ट टू, मतलब पैलेस्टाइन का देखा जाए कि अनलाइक जो पास्ट में जैसे हुआ था कि अरब इसराइल मतलब जो पीस एग्रीमेंट था, मतलब और जो पैलेस्टाइन डू नॉट हैव अ प्रोमिनेंट इन द करंट वन, ठीक है, पैलेस्टाइन को मतलब प्रोमिनेंट नहीं है इस करंट इशू में, तो जिसकी वजह से मतलब क्या है, मतलब मेन एम है कि जो पैलेस्टाइन है एक वाइबल स्टेट में, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, पैलेस्टाइन ओनली वांट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, अनलाइक मतलब अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो अनलाइक जैसे पास्ट में हुआ था अरब और इसराइल के बीच में पीस एग्रीमेंट, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इजिप्ट एंड इसराइल पीस डील प्रॉमिस एंड ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नमेंट authority in the West Bank and Gaza, and Jordan-Israel treaty come after Israel agreed to the formation of a Palestine authority in the West Bank and the Gaza। अभी हम देखते हैं कि इंडिया को क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, अभी पॉसिबली सिग्निफिकेंस क्यों है इंडिया का, तो हम जैसे जानते हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन अ वेस्ट एशिया, ठीक है, फॉर द मेन एम जो है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वेस्ट एशिया, ठीक है, ये एग्रीमेंट जो है वो ओपन कर देंगे काफ़ी सारे डोवर्स फॉर द बिग reapproachment between the traditional adversaries in the West Asia, Israel and Arabs, ठीक है, ये काफ़ी सारे मतलब बिग मतलब जो ट्रेडिशनल एडवर्सरीज रहे हैं वेस्ट एशिया के साथ उसका ओपन अप कर देगा। उसके साथ साथ हम जैसे जानते हैं कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन द टर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई एंड एक्स पार्टीज पॉपुलेशन के मतलब जो पार्ट है इसमें भी बेनिफिशियल रहेगा इंडिया को, ठीक है। और टू स्टेट सोल्यूशन, ठीक है, इंडिया ने हमेशा मतलब एक ही जो सोल्यूशन है कि दो स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएटिंग सेटलमेंट बिटवीन द इसराइल एंड पैलेस्टाइन। और टाइज विथ ईरान कुल इम्पैक्ट, अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देख लिया, अभी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो जो ईरान के साथ जो टाइज है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जानते हैं कि इंडिया जो है वो प्रोमिनेंट स्टैक रहा है, मतलब ईरान के साथ काफ़ी मतलब रिलेशन रहा है, जैसे कि चाबार फोर्ट हो गया, ठीक है, एक्सेस रूट टू द सेंट्रल एशिया, ठीक है, जिसके वजह से अगर ये डील का मतलब ये हो गया तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो डील ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिया, न्यू पॉजिटिव और पॉइंट देखें तो वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के लिए इस्टेब्लिश कर सकता है एज मच एज अ लार्ज रोल इन द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, एंड इंडिया एन्जॉय स्पेशल रिलेशन विद बोथ यूएई एंड इसराइल, ठीक है। अभी कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं कि विद दिस डील, ये डील हैज़ अ पोटेंशियल टू चेंज एन अरब इसराइल रिलेशन फॉर गुड, and it also shows the Arab country are gradually decoupling themselves from the Palestine issue। तो ये जो है अरब और इसराइल का रिलेशन मतलब ये पोटेंशियल है कि इस डील का कि वो अच्छे से मतलब हेल्दी रिलेशन इस्टेब्लिश हो। इसके साथ साथ जो अरब कंट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं कि वो ग्रेजुअली डिकपल देमसेल्फ फ्रॉम द पैलेस्टाइन क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन अभी मतलब क्वेश्चन से वो मतलब ये हो रहा है, दूर हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो अरब का मतलब न्यू क्वेश्चन जो है इज़ whether that UAE could be able to convince the Jewish state to relax its occupation of a Palestine territory and start talk between them। तो मतलब जो क्वेश्चन अराइज है वो है कि जो यूएई है वो मतलब वो एबल रहेगी कि वो कन्विंस कर सके जो जूइश स्टेट है तो रिलैक्स करे इट्स ऑक्यूपेशन टू द जो पैलेस्टाइन टेरिटरी में उनका ऑक्यूपेशन को, एंड उसके साथ साथ एक मतलब न्यू स्टार्ट के लिए टॉक मतलब उन दोनों कंट्री के बीच में टॉक कर पाए या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वन क्या है, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था कि जो ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लॉन्च करें इनिशिएटिव ऑन अ सप्लाई चेन
resilience, and it was first proposed by Japan and invited like-minded country in the Indo-Pacific region to join this initiative. ठीक है, तो रिसेंटली जो ट्रेड मिनिस्ट्री है ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, उन्होंने डिसाइड किया था कि इनिशिएटिव लॉन्च करें ऑन द सप्लाई चेन रेजिलेंस. ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था बाय द जापान. अभी ग्लोबल सप्लाई चेंज क्या होता है पहले वो देखते हैं. ठीक है, तो ग्लोबल सप्लाई चेंज क्या होता है कि नेटवर्क है दैट कैन स्पैन across a multiple continent and countries for the purpose of sourcing and supplying goods and service. तो एक हम बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क है. ठीक है, जहाँ पे मतलब जो मल्टीपल कंटिनेंट्स हो या ओशियन हो उनके बीच में मतलब एक प्रॉपर कनेक्टिविटी. ठीक है, सब प्रॉपर सप्लाई चेंज रहेंगी इन द मतलब काफ़ी सारे जो सप्लाई हो गुड्स के और सर्विसेज के. ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अ सोर्सिंग एंड सप्लाइंग. ठीक है, एंड द ग्लोबल चेंज जो सप्लाई चेन है इन्वॉल्व अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब. एंड अभी जो रिसेंटली सप्लाई चेंज रेजिलेंस इनिशिएटिव है उसके बारे में देखते हैं. तो ये जो इनिशिएटिव है इट इज़ एन अप्रोच दैट हेल्प अ कंट्री टू इंश्योर दैट इट हैज़ अ डाइवर्सिफाइड its supply risks across a cluster of a supplying national इंस्टेंट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन एंड फ्यू. ठीक है, इस अप्रोच की वजह से मतलब क्या होता है कि मतलब ये कंट्रीज़ को इंश्योर करेगा कि वो डाइवर्सिफाई करें उनकी मतलब जो सप्लाई चेन है उसको. बिकॉज अगर इफ़ दे विल कीप मतलब वो अगर सिर्फ डिपेंड रहेंगे कुछ फ्यू कंट्रीज़ के साथ तो वो कहीं ना कहीं मतलब रिस्क हो सकता है उनकी सप्लाई को. ठीक है, और जब जब कोई अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है जैसे सुनामीज़ हो, साइक्लोन्स हो या अर्थक्वेक हो, ऐसे कुछ भी जो क्राइसिस है अभी हम देख सकते जैसे पैंडेमिक आया. ठीक है, जो जिसके वजह से जो कंट्री का जब मतलब उनकी जो सप्लाई है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, एंड अगर मतलब किसी जो कंट्री से अगर हम किसी कंट्री से कुछ ले रहे हो तो अगर उनकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गया तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री को भी बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पे डेस्टिनेशन है उस सप्लाई का उस भी कंट्री को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो इसकी वजह से डाइवर्सिफाई होनी चाहिए सप्लाई चेन. ठीक है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, इट विल अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू टर्न द इंडो पैसिफिक इनटू द इकोनॉमिक पावर हाउस. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी अट्रैक्ट होंगे और जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो इकोनॉमिक पावर हाउस करके हम मतलब वो टर्न कर सकते हैं उसको. इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो बिल्ड अ म्यूचुअल complementary relation among the partners countries. And वाई फोकस ऑन SCRI, अभी फोकस क्यों है, जैसे कोविड-19 का इम्पैक्ट देखते हैं. ठीक है, मतलब अगर सप्लाई चेन आर हेविली डिपेंड ऑन द सप्लाईज फ्रॉम वन कंट्री. अगर कोई भी सप्लाई चेन अगर किसी के लिए मतलब एक ही पर्टिकुलर कंट्री के लिए डिपेंडेड हो तो अगर इम्पैक्ट मतलब द इम्पैक्ट ऑन द इम्पोर्टिंग कंट्री. ठीक है, जैसे अभी जो कोविड-19 के इम्पैक्ट के वजह से जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है, जैसे और US चाइना ट्रेड रिलेशन. अभी US चाइना ट्रेड रिलेशन के कंटेक्स में देखा जाए इट विल थ्रेटन ग्लोबलाइजेशन एज अ whole and have a major impact on the countries like India, Japan and Australia, which has heavily reliant on international trade from both market for its export and for the supply of range of primary good. ठीक है, अभी जैसे हम जानते हैं कि US चाइना के जो टेंशन चल रहा है जिसके वजह से जो कंट्रीज़ है जैसे इंडिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो. ठीक है, इन सारी जो कंट्रीज़ है जिसका मैक्सिमम जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो जापान, US और चाइना जैसे कंट्रीज से रिलेटेड है तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है. इसलिए जो अभी ये जो नया इनिशिएटिव है, ठीक है, SCRI दैट इज़ सप्लाई चेन रिजिलेंस इनिशिएटिव, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए. ठीक है, मैनेजिंग सप्लाई ऑफ अ इनपुट. ठीक है, अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ सप्लाई चेन इज क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द सप्लाई ऑफ इनपुट एंड इट हेल्प टू कोहेसिवली रिएक्ट टू द एडवर्स इवेंट फास्टर एंड ऑल्सो टू डिसिप्लिन प्राइस वोलेटिलिटी. ठीक है, अभी ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल है मैनेज करने के लिए बिकॉज उसके साथ जो है काफ़ी सारे रिस्क एसोसिएटेड है रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ इनपुट. ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो फेरी ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना. तो इंडिया ने काफ़ी सारे जो हम जानते हैं कि इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किए हैं चाइना से इम्पोर्ट हो या काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है उसको बैन किया है. ठीक है, जो काफ़ी सारे जो ऐप है उसको भी मतलब इंडिया में बैन किया है. एंड अलॉन्ग विद दिस इन ऑस्ट्रेलिया में जो है एक्सपोर्ट लाइक बीफ हो, बैरले हो एंड नाउ वाइन has been targeted by the China aimed at deteriorating the ties between the
टू कंट्री, जिसके वजह से जो टाइज़ है दो कंट्री के बीच में वो भी डिटोरेट हो रहा है। इनहांस कोऑपरेशन अमॉन्ग द पार्टनर कंट्री, तो हम जैसे जानते हैं कि जो पार्टनर जो कंट्रीज़ है इस डील में, या काफ़ी सारी जो कंट्रीज इस डील को ज्वाइन करेंगी, तो उनके जो बीच में जो कॉम्पिटिशन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है हैज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ अ quadrilateral security dialogue with the US, ठीक है। इनिशिएटिंग recrunching of a supply chain in the Indo-Pacific region, तो इनिशिएट करना चाहे फॉर रिक्रंचिंग ऑफ अ सप्लाई चेन इन इंडो पैसिफिक रीजन। जैसे जो ये न्यू इनिशिएटिव है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव कैन वर्क विद द एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है एशियन के साथ भी वो मतलब एसोसिएट जो इसके साथ वर्क कर सकता है, टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग चेंज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये कहे जहाँ वो प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक एंड द इन्फ्लुएंस। इस तरीके से ये जो 7-8 जो पॉइंट्स बताए हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो न्यू जो इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया है वो क्यों हमारे लिए उसको फोकस करना इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आज जो हमने इंटरनेशनल जो रिलेशन का जो पार्ट है ऑफ विजन हैज़ जो को कंपाइलेशन है ऑफ अगस्त मंथ, उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट है वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। एंड इफ़ यू आर न्यू इन अर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इतने अच्छे से वीडियोस बना पाएंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करेगा आपको आपके लिए न्यू वीडियोस बनाने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।